ये दुनिया रहेगी, ये रहने वाला है। एक गुरु अपने शिष्य को किस तरह से सही राह पर लेकर जाता है, उसे जीवन में आगे बढ़ने की नगरी में पहुंचे हैं, जहां पर कुछ अनूठा, कुछ अनोखा अनुभव हो रहा है। गुरुजी, जो मैं देख रहा हूँ, क्या आप भी वही देख रहे हैं? क्या देख रहे हो बेटा मोहन? ये कैसी नगरी है? यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। लग ही नहीं रहा कि ये दिन है। ये कैसी नगरी है? लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। चलो थोड़ा भ्रमण करके देखते हैं। गुरु शिष्य भ्रमण पर निकल जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। घूमते घूमते पूरी नगरी का भ्रमण करते हैं और शाम होने लगती है। जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है तो वो देखते हैं, अरे बेटा मोहन, यहाँ तो सारा तंत्र ही बिगड़ा हुआ है। दिन में तो सभी सो रहे थे और रात को जागकर अपने कार्य में लग गए। हाँ जी गुरुजी, लग तो ऐसा ही रहा है कुछ। ये क्या हो रहा है? चलो चलकर देखते हैं। अरे दुकानें भी खुल गई बेटा मोहन, दुकानें भी खुल गई। ये क्या? ये कैसा तंत्र है? समझ ही नहीं आ रहा। चलो देखते हैं चलके। शिष्य जो है वो तो इसी इंतजार में है, दुकानें कब खुलेंगी और कब कुछ खाने को मिलेगा। गुरुजी, ये चीजें भी बिक रही है, दुकानें खुल गई है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। गुरुजी, ले लो कुछ इनसे। अरे बेटा मोहन, आपको तो हर समय भूख लगी है, भूख लगी है। मैं दूंगा लेके, चलो कुछ लेते हैं। चावल है क्या? हाँ जी, चावल है। कैसे दिए चावल? 1 टुटू। 1 किलो चावल 1 टुटू। हाँ जी, 1 टुटू। तो दे दीजिए। गुरुजी, केले भी ले लो। तुम्हारा बिना कुछ नहीं हो सकता बेटा मोहन। केले कैसे दिए? 1 टुटू। 1 दर्जन केले 1 टुटू। हाँ जी, 1 टुटू। दे दो। कमाल है बेटा मोहन, देखो हर चीज 1 टुटू, 1 टुटू, 1 किलो चावल 1 टुटू, 1 दर्जन केले 1 टुटू। कैसी लग रही है? मुझे भी बड़ी कमाल की लग रही है। ये तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बेटा मोहन, ये नगरी हमारे रहने लायक नहीं। चलो हम यहाँ से चल लेते हैं। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। नहीं गुरुजी, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। हर चीज 1 टुटू में, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। क्योंकि सारी चीजें इतनी सस्ती हैं, तभी तो मुझे डर लग रहा है। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। यही रुकना चाहते हो तो अपनी जिम्मेदारी पर रुकोगे आप। अगर भविष्य में कुछ होता है, आने वाले समय में अगर कुछ होगा, तो इसके जिम्मेदार तुम ही रहोगे। मैं तो चला। इस तरह से गुरु अपने शिष्य को समझाते हुए, चलने के लिए कहते हुए वहां से शिष्य की बात अनदेखी करते हुए चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो होने वाला है वो शिष्य को खुद ही भुगतना होगा, खुद ही उसका एक बार सामना तो जरूर करना होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज। क्या हुआ? महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। महाराज, मेरा भाई जो अपने प्राचीन व्यवसाय चोरी करने के लिए गया था, उस व्यापारी के घर गया था। दीवार इतनी कच्ची थी कि दीवार भी गिर गई और मेरा भाई भी मर गया। महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। मंत्री जी, इंसाफ चाहिए। मंत्री जी, क्या किया जाए? महाराज, मुझे लगता है कि हमें उस व्यक्ति को बुलाना चाहिए जिसकी दीवार गिरी है। उसके गिरने से इसकी भाई की मौत हुई है। सेनापति जी, महाराज, उसको
में बुलाया जाता है। जब व्यापारी व्यापार में पहुंचता है तो वो व्यक्ति है जिसकी दीवार कच्ची थी और गिरने से इसके भाई की मौत हो गई थी। अच्छा आप घूमते ही रहते हो महाराज। महाराज मुझे इंसाफ चाहिए। रुको, कर रहे हैं, सब्र करो। महाराज, दीवार कच्ची थी, दीवार मैंने थोड़ी बनाई थी, दीवार तो उस मिस्त्री ने बनाई थी। मुझे क्या पता दीवार कच्ची है या पक्की है। अब क्या करें मंत्री इसका? महाराज मैं सोच के बता सोचो फिर। महाराज मुझे लगता है कि उस मिस्त्री को बुलाना चाहिए जिसने ये दीवार बनाई है। स्त्री को बुलाया जाए। जी महाराज। सेनापति, जी महाराज। स्त्री को पेश किया जाए। जी महाराज। इस तरह से मिस्त्री को दरबार में लाया जाता है। मिस्त्री भी कुछ घबराए हुए से दरबार में पहुंचता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मुझे क्यों बुलाया है महाराज? जय हो। क्यों बुलाया मंत्री को? महाराज ये वो मिस्त्री है जिसने चौबारे के घर की दीवार बनाई थी और इतनी अच्छी दीवार से बनाई कि उसके गिरने से इसके भाई की मौत हो गई है। मिलना चाहिए। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं। जब मैं दीवार समय पे रुको। नहीं महाराज, जब मैं दीवार बना रहा था महाराज, कोई एक कन्या यहाँ से आती जाती थी महाराज, उसकी पायल की झनकार से मेरा ध्यान भंग हो जाता था। इस वजह से शायद अनजाने में दीवार कच्ची बन गई महाराज। मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज, मुझे छोड़ दो महाराज। महाराज मुझे लगता है हम उस कन्या को बुलाना चाहिए जिसकी दीवार की सेनापति, जी महाराज, कन्या को लेके आओ। प्रणाम महाराज। प्रणाम, प्रणाम। महाराज, मुझे यहाँ पे बुलाने का क्या कारण है महाराज? क्यों बुलाया मंत्री इसको? महाराज ये वो कन्या है जिसकी पायल की आवाज से मिस्त्री का ध्यान भंग हुआ और ध्यान भंग होने से दीवार कच्ची बन गई। नहीं, नहीं। दीवार कच्ची बनने से मेरा इसके भाई कोई की मौत दोष हो गई। नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे तो उस सुनार ने गहने बनाने के लिए मैंने उस सुनार को दिए थे, मुझे वो बार बार बुला रहा था, तो उस वजह से मेरे पैरों की जो पायल की झनकार है उसकी आवाज मिस्त्री के कानों में जाती थी, तो उसका ध्यान भटक गया। तो मैं क्या करूं इसमें? ये केस तो उलझता ही जा रहा है। जी महाराज क्या किया जाए? सोच के बताता हूँ। सोचो फिर। महाराज मुझे लगता है कि हमें उस सुनार को बुलाना चाहिए जिसने पायल बनाई है या जिसने गहने बनाए हैं। सेनापति, अब सुनार जी को ले आओ। इस तरह से अब उस सुनार को बुलाया जाता है जिसने वो गहने बनाए, जिसने वो पायल बनाए। सुनार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज मुझे क्यों बुला लिया? मैंने क्या कर दिया? मुझे क्यों बुला लिया? क्यों बुलाया मंत्री इसको? महाराज बताता हूँ। महाराज ये सुनार है जिसने गहने बनाए थे और गहनों पायल की आवाज से उस लड़की की पायल की आवाज से मिस्त्री का ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग होने से जो दीवार थी वो कच्ची बन गई और दीवार के गिरने से उसका भाई दब गया और उसकी मौत हो गई। इसलिए इसको बुलाया है। अच्छा। जी महाराज। नहीं महाराज, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मेरा काम तो गहने बनाना है, मेरा क्या कसूर इसमें? उन दिनों साहूकार की बेटी की शादी थी। आप साहूकार को जानते हैं, वो तो कितना मारता है, कितना भयभीत करता है। मैं करता क्या नहीं करता। उसकी बेटी की शादी के लिए मुझे पहले जेवर बनाने पड़े, लेकिन ये कन्या भी पूरी जिद्दी थी। हर रोज मेरे पास आ जाती थी, मैं बार बार इसको बता देता था कि आज नहीं बनाऊंगा, आज नहीं बनाऊंगा, कल आना। ये बार बार मेरे को परेशान करने आ जाती थी। महाराज मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मुझे क्षमा किया जाए। क्या कोई कसूर नहीं? क्या किया जाए मंत्री जी? मंत्री जी बताते हैं अभी आपको। मुझे लगता है कि हमें उस साहूकार को ही बुलाना चाहिए। सेनापति, साहूकार को लाया जाए। अब फिर से उसी साहूकार को बुलाया जाता है जिसके घर की दीवार गिरी थी। जब साहूकार दोबारा दरबार में पहुंचता है तो वो क्या कहता है, आइए सुनते हैं। इसको क्यों पकड़ लाए? महाराज की जय हो। इसको क्यों
क्योंकि जिस प्रकार से पिता की संपत्ति पर बेटे का हक होता है, वह उसका उत्तराधिकारी होता है, ठीक उसी प्रकार अगर इसके पिता ने कोई अपराध किया है तो ये उसका अधिकारी है, दंड का अधिकारी है, तो इसको दंड अवश्य देना चाहिए। महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है। दीवार तो मेरे मकान तो पिताजी ने बनवाया था, मैंने थोड़ी बनवाया था। इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। भाई हो महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो महाराज। नहीं महाराज, ये दंड का अधिकारी है तो दंड अवश्य देना चाहिए क्योंकि इसके पिता ने अपराध किया है। मुझे लगता है कि इसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इसको फांसी की सजा दी जाए सर। महाराज भाई हो महाराज, क्षमा करें महाराज। सेनापति को आदेश दे दिया जाता है कि व्यापारी के बेटे को अब सजा दी जाए, फांसी की सजा। और जब उसे सजा दी जाने लगती है तो क्या होता है, आइए देखते हैं। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे महाराज। ये तो बहुत बड़ा है। तो पूरे उसमें प्रजा में ढूंढा जाए ऐसे व्यक्ति का गिला जिसमें ये फंदा ठीक आ जाए। इस तरह से सेनापति वो फांसी का फंदा व्यापारी के गले से निकाल कर चल पड़ता है उस गले की, उस गर्दन की तलाश में जो उस फंदे में सही फिट बैठ जाए और उसे फांसी की सजा दी जा सके। घूमते घूमते वो सेनापति पहुंचते हैं उस शिष्य की तरफ जो उस नगरी में रहते रहते खा पीकर बहुत मोटा ताजा हो गया था और उसकी गर्दन भी उतनी ही मोटी हो गई थी। महाराज आ गया। आगे ले जाओ इसको। महाराज महाराज भाई हो, ये क्या न्याय है? मेरे गले में फंदा आ गया, इसका मतलब मेरी गलती है। ये कैसा न्याय है आपका? महाराज, ये फंदा इसके गले में पुराया है, इसलिए यही दोषी है, इसको ही सजा दो कि फंदा इसी को पुराया है। गुरुजी, इस तरह से शिष्य को अपने कहा था गुरु की याद आती है। नहीं रुकना चाहिए। गुरु जो दूरदर्शी थे, जो सब अपनी दूरदृष्टि से देख रहे थे, वो दरबार में पहुंचते हैं और किस तरह से शिष्य को बचाते हैं, उसकी जान बचाते हैं। मैंने केवल इतना कहा, इसको फांसी देने से पहले मुझे फांसी दी जाए, पहले मुझे फांसी होगी फिर मेरे शिष्य मोहन को, केवल इतना ही कहा। ऐसा क्यों मंत्री जी? जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इसमें भी एक राज है, लेकिन मैं ये राज नहीं बताऊंगा। नहीं गुरुजी, आपको ये बताना ही पड़ेगा कि क्या राज है। ये राज मैं एक शर्त पे आपको बताऊंगा। अगर मैं ये राज आपको बता देता हूँ तो उसके बाद आपने फिर यही कार्य करना है, पहले मुझे फांसी होगी फिर मेरे शिष्य मोहन को फांसी होगी। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं ये राज बताने को तैयार हूँ। जी गुरुजी बताइए क्या शर्त है आपकी? ठीक है, ये फंदा, इस फंदे से किसी को भी फांसी नहीं हुई अभी तक। ये फंदा बहुत ही पवित्र, अत्यंत पावन है। इस फांसी के फंदे से जिसको सबसे पहली बार फांसी दी जाएगी वो अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनने वाला है। और दूसरी बार जिसको फांसी दी जाएगी, अर्थात दूसरी बार मतलब पहली बार तो राजा बनेगा और जो दूसरी फांसी किसी फंदे से मिलेगी वो इस पूरे राज्य का मंत्री बनने वाला है। तो इसलिए मैं ये राज आपको बताना नहीं चाहता था। अगर आप इसको बना लेंगे, इसको फांसी दे देंगे तो ये राजा बन जाएगा। सेनापति जी महाराज। इनको कारावास में डाल दो। जी महाराज। इस तरह से फांसी स्थगित कर दी जाती है। गुरु और शिष्य दोनों को कारागार में डाल दिया जाता है। राजा और मंत्री आपस में बातचीत करते हैं और तय करते हैं कि वो कारागार में खुद चले जाएंगे और भेष बदलकर वो अपने आप को फांसी लगवाने के लिए वो पहुंच जाएंगे सेनापति के पास, क्योंकि राज्य का जो लोभ है वो उनके मन से अभी कहीं दूर नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि अगले जन्म में भी वही इस नगरी के राजा और मंत्री बने। क्या होता है आइए देखते हैं। राजा ने इस तरह के आदेश दिए थे कि सबसे पहले आने वाले को पहले फांसी दी जाए और दूसरे नंबर पर आने वाले को दूसरी बार। इस तरह से पहले राजा को फांसी दे दी जाती है और राजा के पीछे पीछे ही मंत्री
भी वहां पहुंचते हैं और उन्हें भी इसी तरह से फांसी की सजा दे दी जाती है। उसके बाद गुरु और शिष्य जब कारागार के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि उनके आसपास राजा का मुकुट और उनके कपड़े रखे हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं। चलो दोनों यहाँ रुकने का समय नहीं, यह सही समय नहीं है यहाँ रुकने का। पहले भी आपने गलती की, चलो यहाँ से। जब वो चुपके से निकलने लगते हैं, सारी प्रजा उन्हें घेर लेती है। गुरुजी, आप जोर में मत जाओ, आप हमारे राजा हो गुरुजी।